नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है गढ़ में सक्रिय नाथ बनेगी बिगड़ी बात। तो वाकई बिगड़ी बात क्या बनने वाली है, ये जानने के पहले देखिए ये रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद फिर चलेंगे छिंदवाड़ा और देखेंगे कि क्या है हालात। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। 2024 के रण में अपना किला गंवाने वाले कमलनाथ एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। अपने गढ़ छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुलनाथ एक के बाद एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनका असर भी देखने को मिल रहा है। छिंदवाड़ा पांडुरनाथ जिले में बड़े स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल किए गए। कमलनाथ नकुलनाथ लगातार कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं और स्थानीय कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे हैं। कमलनाथ का जन्मदिन छिंदवाड़ा में बड़े धूमधाम से मनाया गया। देश के ख्यातनाम कवि कुमार विश्वास ने छिंदवाड़ा में शिरकत की। कांग्रेस अब छोटे और बड़े आयोजनों पर ध्यान दे रही है। कुंभ से जुड़े हुए कार्यक्रम और होली उत्सव के बाद अब एक बार फिर से नाथ परिवार हनुमान जयंती को बड़े भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रहा है। हनुमान जन्मोत्सव पर होंगे कई कार्यक्रम। श्री सिद्ध सिमरिया धाम में मनाई जाएगी हनुमान जयंती। कार्यक्रम में कमलनाथ और नकुलनाथ होंगे शामिल। 12 अप्रैल को मनाई जाएगी हनुमान जयंती। सिमरिया में सुबह 8 बजे से होगा सुंदरकांड। 9:30 बजे हनुमान जी का अभिषेक और पूजन। 10 बजे मोहखेड़ में गूंजेंगे हनुमान भजन। 11 बजे से भक्तों को बांटा जाएगा महाप्रसाद। दोपहर 3 बजे से दशहरा मैदान में सुंदरकांड। 4 बजे कमलनाथ और नकुलनाथ करेंगे गदा पूजन। गदा पूजन के बाद निकलेगी सिमरिया तक भव्य गदा यात्रा। शाम 7 बजे भजन संध्या में दिग्गज देंगे प्रस्तुति। हनुमान जयंती कार्यक्रम पर कमलनाथ और नकुलनाथ की पैनी नजर है। वहीं नाथ परिवार की सक्रियता पर सियासी शमशीरें भी खींची हुई हैं। केवल एक चुनाव हार जाने के कारण अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कमलनाथ की जड़ें कमजोर हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है। आज भी कमलनाथ वहां पर घर घर में पहुंचे हुआ नाम है। आज भी कमलनाथ जी की सक्रियता, नकुलनाथ जी की सक्रियता वहां पर लगातार होती रहती है। कमलनाथ जी नकुलनाथ कितने भी दौरे कर लें, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब उनकी जो गढ़ जिसको वो कहते थे वो डूब चुका है, वो ढह चुका है, खत्म हो चुका है। तो अब कमलनाथ जी कार्यक्रम में जाएं, नकुलनाथ जी आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब कभी कांग्रेस की और कमलनाथ जी की कभी छिंदवाड़ा में वापसी हो नहीं सकती। ये सच्चाई, ये सुनिश्चित है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को छिंदवाड़ा ने पूरा समर्थन दिया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बाजी पूरी तरह से पलट गई और जनता ने नकुलनाथ से हाथ छुड़ा दिया। अब पिता पुत्र की जोड़ी फिर से गढ़ में सक्रिय नजर आ रही है। तो सवाल यही है कि क्या सक्रियता से बनेगी बिगड़ी बात? तो आपने देखा कि किस तरह से सिचुएशंस और हालात बदलते हैं। जो कमलनाथ जी का कभी ऐसा गढ़ था जिसके लिए कहा जाता था कि 40 सालों तक बीजेपी लाख कोशिश करती रही, लेकिन उस गढ़ पर कभी उसका परचम नहीं फहरा पाया। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में इसको भी संभव कर दिया बीजेपी ने। और भी कई रंग हैं। जो नरेंद्र सलूजा जी सबसे करीबी होते थे कमलनाथ जी के, सबसे क्लोज लीडर्स में से होते थे, वो भी साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए। तो देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था, आज वीरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। लेकिन यही प्रकृति का नियम है। ज़मीन बंजर होती है, फिर हरी भरी होती है, फिर बंजर होती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बंजर ज़मीन को हरा भरा करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ती है। और अब कमलनाथ जी के लिए एक बार फिर वही समय है कि उन्हें परिश्रम का चरम करना होगा उसी छिंदवाड़ा में जो कभी उनके लिए पलक पावड़े बिछाकर खड़ा था। हालांकि शुरुआत में नहीं, जब उन्हें इंदिरा जी ने ये दायित्व सौंपा था तब कई चुनौतियां थी। बहरहाल पंसल न्यूज़ के सवाल देख लीजिए। क्या कर्मभूमि छिंदवाड़ा में कमलनाथ की सक्रियता से बनेगी बिगड़ी बात? क्या बीजेपी की चाल के चलते नाथ परिवार ने रणनीति बदली है? क्या 2024 में छिंदवाड़ा में मिली हार से सीख कर कमलनाथ और नकुलनाथ आगे बढ़ रहे हैं?
ये हमारे सवाल हैं और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और पूर्व विधायक हैं वो हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, उनका बहुत स्वागत है। और जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और मध्य प्रदेश की राजनीति के हर पहलू पर बहुत करीब से निगाह रखने वाले जर्नलिस्ट। कैसे देखते हैं जगदीश जी? हालांकि हनुमान जयंती धूमधाम से पहले भी मनाई जाती रही है, जब से सेमरिया की उसी ज़मीन पर हनुमान जी का पवित्र धाम बना है, जहां उनकी 100 फुट से अधिक ऊंची प्रतिमा है। और कहा जाता है कि कभी कमलनाथ जी का एक बड़ा मेजर एक्सीडेंट यहां हुआ था, जिसमें उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तभी उन्होंने प्रण किया था कि यहाँ हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा और धाम का निर्माण किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या फिर कांग्रेस का और कमलनाथ का धाम बनेगा छिंदवाड़ा? जी शरद जी, सबसे पहली चीज तो ये कि कमलनाथ चुनाव हारे हैं और चुनाव हारने का मतलब ये नहीं हो जाता कि एक नेता अगर चुनाव हार जाए, उनके बेटे चुनाव हारे, निश्चित रूप से चुनाव हारे हैं। राजनीति हार और जीत दोनों राजनीति में एक दूसरे के पूरक होते हैं जी। इसका ये अर्थ निकाल देना कि उनकी जमीन वहां से खिसक गई, मैं नहीं मानता। एक नेता आखिरकार 45 साल का उनका पॉलिटिकल जो है वो पूरा का पूरा छिंदवाड़ा में लगा है। 1980 से बिगनिंग से लेकर 2025 45 साल कमलनाथ जी को हो गए और नो डाउट इसमें कोई दो मत नहीं। इसको भाजपा भी स्वीकारती है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में काम किए हैं। छिंदवाड़ा डेवलपमेंट जो है वो एक जमाने में, मुझे याद है कि दिग्विजय सिंह सरकार से लेके और अभी से 10 साल पहले तक छिंदवाड़ा के डेवलपमेंट को मध्य प्रदेश में आदर्श माना जाता था। स्वाभाविक रूप से उसके पीछे विजन कमलनाथ जी का था। यह बात बिल्कुल सही है कि इस बार समय के साथ उनकी पकड़ कमजोर हुई, या मैं ये भी कह सकता हूं कि कमलनाथ में जो बात थी शायद वो बात नकुलनाथ जी में कार्यकर्ता नहीं देख पाए। ये हार कमलनाथ से ज्यादा जो लोकसभा चुनाव में हुई है, मैं नकुलनाथ की ज्यादा हार मानता हूं। क्योंकि एक युवा को जिसको इतना बढ़िया बैकग्राउंड मिला हो, अगर वो इस बैकग्राउंड को तरीके से नहीं अगर भुना पाते हैं मैदान में आके, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप में सुधार करना होगा। क्योंकि राजनीति में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। तो ये कहना, और जो जिस तरह से वो लोग सक्रिय हुए हैं, उन्हें मालूम है कि छिंदवाड़ा उनका है और वो इस बात से बेहद आहत हैं पिता पुत्र कि छिंदवाड़ा उनसे कैसे चला गया। छिंदवाड़ा एक बार पहले भी जा चुका है, जब सुद्दालाल पटवा से खुद कमलनाथ जी चुनाव हार गए थे। लेकिन ये स्थितियां हमेशा के लिए नहीं है, ये स्थितियां यदा कदा बनती हैं। और बिल्कुल मैं नहीं मानता कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में अभी भी कोई बहुत ज्यादा कमजोर होंगे। और समय रहते उन्होंने जिस तरीके से अपनी वापसी के जो प्रयास किए हैं शरद जी, आप देखिए लगातार बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं पूरी तरह जगदीश जी। मैं उनका लौटता हूं पूरा आपकी छिंदवाड़ा तरफ, मैं लौटता हूं, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है जिस पर मैं भी ठिठक कर सोच रहा हूं, क्योंकि मैं बुधनी का भी नतीजा मेरे दिमाग में कौंधा कि जब कोई दिग्गज और उस क्षेत्र का पर्याय बन चुका नेता हटता है तो उसकी जगह लेने वाला या तो उसी परिवार का कोई नेता या कोई पार्टी का दूसरा नेता वो जगह क्यों हासिल नहीं कर पाता। ये एक बड़ी बात आपने कही है कि नकुलनाथ जी आखिर उस लिगेसी को आगे क्यों नहीं ले जा पाए। यशपाल जी, आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल सही कहा जगदीश जी ने कि चुनाव हारे हैं, एक चुनाव हारे हैं, ऐसा नहीं कि लगातार रो में 3, 4, 5 चुनाव हार गए हैं। हारे हैं, अब फिर जीतने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है जी। नहीं शरद जी, देखिए चुनाव में हार और जीत चलती है। मैं भी 3 चुनाव जीता हूँ, चौथा मैं भी हारा हूँ जी। लेकिन देखिए शरद जी, ये जो आज आपका विषय है, गढ़ में सक्रीनाथ बनेगी बिगड़ी बात। अब देखिए इसको लेकर के तो शरद जी स्वयं नकुलनाथ जी को, कमलनाथ जी को चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। और हार के कारणों में अगर जगदीश जी कह रहे हैं कि नकुलनाथ जी के कारण से बाजी बिगड़ गई या कहीं ना कहीं नुकसान उस गढ़ में कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को, कांग्रेस को हो गई है। देखिए शरद जी, ये कहते हैं, कहा जाता है कि गढ़ यानी कि किला, यानी कि मकान, यानी कि बंगला, यानी कि घर, अगर उसकी नींव कमजोर हो जाती है और अगर भरभरा लगता है तो कहा जाता है कि एक बार गढ़ अगर भरभरा जाता है तो उसको पुनर्स्थापित करने में बड़ा परिश्रम भी करना पड़ता है और एक बार बिगड़ी बात फिर सुधरती नहीं है। देखिए कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के बहुत निकटतम सिपह सलार, अभी आपने सलूजा जी का नाम लिया,
न केवल सलूजा जी बल्कि अनेक ऐसे जन नेता जिनको कमलनाथ जी ने गढ़ा था, आगे बढ़ाया था, वे पूरे के पूरे उनसे दूर हो गए। अब ये बात बनेगी कैसे जो बिगड़ चुकी है? और जैसा कि नकुल नाथ जी के बारे में कहा जाता है कि उनका किस प्रकार से वहां पर नुकसान हुआ है पार्टी को, और पार्टी ने जिस प्रकार से अनेक निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, नेताओं को खोया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें वहां पर शरद जी मजबूत कर ली है। और अब चूंकि हनुमान जयंती पर 12 तारीख को तो पूरे देश भर में मन रहा है। देखिए, हनुमान जयंती पर तो परंपरागत रूप से कमलनाथ जी आते ही थे, आते ही है, कार्यक्रम करते ही है। पिछली बार भी कुमार विश्वास का सहारा लेना पड़ा था उनको। अब नकुल नाथ जी और कमलनाथ जी अगर सिर्फ और सिर्फ हनुमान जयंती के भरोसे अगर चल रहे हैं तो कांग्रेस के उन नेताओं का कारण से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? और राजनीति में अगर एक बार विश्वास अपने सिपह सलार या अपने साथी सहयोगी खो देते हैं शरद जी, तो फिर बनना मुश्किल होता है, बहुत दिक्कत आती है। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस की बात बिगड़ने में 40 साल लगे तो सावधानी हर राजनीतिक दल को रखनी चाहिए कि वक्त भले ही लंबा हो जाता है, लेकिन अगर कुछ बिंदुओं पर और कुछ मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि यशपाल जी या स्वदेश जी जैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान हमेशा अक्षुण्ण रहना चाहिए, और सीनियर पार्टी लीडर्स ही नहीं बल्कि उनके बाद आने वाले नेता भी अपने 100% कार्यकर्ता का व्यक्तित्व और मूल्यांकन बहुत अच्छे से करें। स्वदेश जी, आप कैसे देखते हैं छिंदवाड़ा के इस किले की लड़ाई को? आपने यशपाल जी की भी बात सुनी, जगदीश जी की भी बात सुनी। जी बिल्कुल, वो दोनों ही लोगों ने बिल्कुल सच ही कहा है कि माननीय कमलनाथ जी ने हनुमान जी की जो प्रतिमा लगाई थी 108 फुट की, इसके पीछे एक राजनीति कोई वो नहीं थी कि हम उस पर राजनीति करेंगे, और ना कभी राजनीति की। वो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रोज़ हनुमान जी की पूजा करते हैं, गदा का पूजन करते हैं, और यहाँ तक कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, उन्हें गदा भेंट करते हैं। सब जानते हैं कि हनुमान जी के ये परम भक्त हैं। हार जीत तो चुनाव में, जब वो पीसीसी चीफ थे तो मुझे याद है कि बीजेपी से लंबा पोस्टर लगा था प्रभु श्री राम का कांग्रेस कार्यालय लगा तो बिल्कुल लगा था। तो सच बात यह है कि माननीय कमलनाथ जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भाजपा के पूर्व विधायक महोदय ने भी स्वीकार किया, और पत्रकार जगदीश जी ने भी कहा जिस तरह से कि छिंदवाड़ा को एक मॉडल के रूप में स्थापित किया उन्होंने मध्य प्रदेश में। अगर उनकी छल कपट से सरकार ने गिराई जाती तो पूरे मध्य प्रदेश को देश भर में मॉडल के रूप में देखा जाता। वो बहरहाल मैं उसकी बात नहीं करूँगा, पर ये जरूर कहूँगा कि हार जीत तो लोकतंत्र में लगी रहती है, और जीतने वाले को भी हार स्वीकार करनी पड़ती है, भले ही वो फूलों का क्यों ना हो हुजूर, पर हार तो स्वीकार करना पड़ता है। तो माननीय कमलनाथ जी ने हार स्वीकार की है, स्वीकार करने के बाद उन कारणों का पता किया है और उन पर काम चल रहा है। मैंने स्वयं देखा है, मैं उनके सिस्टम में रहा हूँ, तो उनका एक एक पंचायत में इस तरह का सिस्टम है कि कोई भी व्यक्ति, ये नहीं कि माननीय कमलनाथ जी दिल्ली में है तो कोई कार्यकर्ता परेशान हो जाए या जनता दुखी हो जाए, जनता परेशान हो जाए, किसी का इलाज टाइम पे ना हो पाए, सारी एक व्यवस्था, एक सेटअप जमा हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर दुखी है, परेशान है, तो उसका निराकरण भी करने के लिए लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। हाँ, छल कपट से तो माँ सीता का भी अपहरण हो गया था। अगर इन्होंने एक बार हरा दिया नकुलनाथ जी को तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माननीय कमलनाथ जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि देश में उनकी एक अलग पहचान है, और आने वाले चुनाव के लिए वो सक्रिय नहीं है, वो सक्रिय इस बात के लिए है कि ऐसा क्या हो गया था कि हमारे इतने लोग, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे प्रलोभन दे के किया हो या उन पर केस डालकर लगा करके दबाव डाला हो, जैसे भी कुछ किया हो, कुल मिला के भाजपा में इतने लोग गए थे तो निश्चित रूप से वो चिंतित हुए थे। अब उनने इतनी मुस्तैदी से काम शुरू कर दिया है छिंदवाड़ा में कि भारतीय जनता पार्टी सोचती रह जाए कि कमलनाथ जी को टच से मस कर दें, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बहुत भारी अंतर से किसी को भी चुनाव लड़ाएंगे वो वहाँ लोकसभा का, वो भारी अंतर से जीतेगा। जगदीश जी, अब क्या रणनीति आपको लगती है छिंदवाड़ा के लिए? खासतौर से नकुलनाथ जी ही अब वहाँ का भविष्य हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने वो बाई इलेक्शन भले ही नहीं जीत पाई, कांग्रेस अमरवाड़ा मेरे ख्याल से विधानसभा की बात थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पूरा जोर लगाया था वहाँ के लिए। किस तरह आप देखते हैं अगर छिंदवाड़ा के इस किले को न सिर्फ कमलनाथ जी बल्कि कांग्रेस को फिर से हासिल करना है, क्योंकि वहाँ जड़ें तो हैं कांग्रेस की और अच्छी खासी मजबूत जड़ें हैं, लेकिन अब स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। मतदाता भी ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो, सत्ताधारी दल के नेताओं का साथ होगा तो विकास तेज होगा। इस सिंड्रोम से या इस फिनोमिनन से भी लड़ना पड़ेगा अब कमलनाथ जी को और कांग्रेस को वहाँ। जी
शरद जी, एक चीज, पहली चीज तो ये कि कमलनाथ जी को जो आप जितना हम समझते हैं, कमलनाथ जी बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो अपनी पूरी पॉलिटिकल इनिंग खेल चुके हैं। उनका जो कुछ भी है वो अब सब कुछ नकुलनाथ को स्थापित करने में है। बिल्कुल। और वो चाहते हैं कि उनकी पूरी विरासत को नकुलनाथ संभाल ले, जैसा आपने कहा कि नकुलनाथ उसके भविष्य है। सवाल फिर घूम फिर के वही आता है कि जैसे दीपक सक्सेना जी को अगर आपने सुना हो, दीपक सक्सेना जी को एक जमाने में कमलनाथ जी की परछाई माना जाता था। जिन लोगों की भी दीपक सक्सेना जी से बात हुई होगी, तो क्या नकुलनाथ जी से वो उतने ही खुश थे जितने वो कमलनाथ जी के साथ रह के खुश थे? केवल कई लोग इसलिए चले गए कि आपको अपनी पिता की विरासत को जिस तरह से संभालना था, शायद आप उतना उस तरीके से नहीं संभाल पाए, और उस समय कमलनाथ जी ने भी इस चीज को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। और जिस तरह से वो अब सक्रिय हुए हैं, क्योंकि जो अभी स्वदेश जी ने कहा, मैं पूरी तरह उनसे सहमत हूं कि सबसे बड़ा मंथन उनका इसी बात पर है कि जो लोग गए वो क्यों गए। स्वदेश जी उस बात को नहीं कह पाए क्योंकि वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ी समस्या आई है कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो छोड़ के गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैंने जो आपसे कहा कि नकुलनाथ जी को जिस तरह से विरासत संभालनी थी, जिस तरह से लोगों को सहेजना था, राजनीति में लोगों को सहेज के रखना बहुत बड़ा काम होता है शरद जी। और अगर इसमें वो सफल हो गए तो भविष्य अब केवल वहां नकुलनाथ का है, मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन नकुलनाथ जी के लिए चुनाव जीतना बहुत ज्यादा परिश्रम की उनको अभी जरूरत है। लेकिन सबसे अच्छी बात उनके साथ यह है कि कमलनाथ जी जैसे विराट व्यक्तित्व का कि वो पुत्र है, इसका फायदा स्वाभाविक रूप से उन्हें मिलेगा छिंदवाड़ा में। लेकिन पूरे छिंदवाड़ा में कांग्रेस की जड़ें शरद जी अभी जमी हुई हैं और बीजेपी को हिलाने में मेहनत करना अभी भी पड़ेगी शरद जी। नई पीढ़ी को ये तो सोचना पड़ेगा कि क्या बात थी कमलनाथ में या दिग्विजय सिंह में या शिवराज सिंह चौहान में, क्योंकि इनके परिवार से लोग राजनीति में, शिवराज जी के परिवार से भी निश्चित तौर पर भविष्य की राजनीति में उनके परिवार से उनके पुत्र आ सकते हैं, और हाल ही में तो उनकी पुत्र वधू भी एक राजनीतिक मंच पर नज़र आई हैं। लेकिन इन नेताओं में ऐसा क्या है जिससे सीखा जा सकता है? दिग्विजय सिंह में क्या है? ये खुला मॉडल है, एक चुनना आपको है। कमलनाथ जी में ऐसा क्या खास था? क्या वो नकुलनाथ जी के पास नहीं है? जयवर्धन जी बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, और विनम्रता की शैली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो शायद उनके पिता से थोड़ी भिन्न भी है। बहरहाल फिर मुद्दे पे लौटते हैं। यशपाल जी थोड़े गंभीर हो गए आप। जी शरद जी, देखिए जिस प्रकार से जगदीश जी ने कहा, मैं जगदीश जी की बात से सहमत हूँ कि कमलनाथ जी को इस बात का भी मंथन विचार करना पड़ेगा कि उनके खास सिपह सलार किन परिस्थितियों के कारण से उनका साथ छोड़ गए हैं। और देखिए अभी भी शरद जी कांग्रेस में कोई बहुत ठीक नहीं चल रहा है। सेकंड लाइन की लीडरशिप जिनके हाथ में है, क्या वे पूरा सहयोग करेंगे क्या छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को? फिर चाहे वो जीतू पटवारी जी हो, चाहे उमंग सिंघार जी हो, किस प्रकार से अपनी ठप्पी बजरी और अपना राग चल रहा है। और देखिए स्वदेश जी, आप क्षमा करेंगे, मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ। और आपने जिस प्रकार से कहा कि नकुलनाथ जी का जो पराजय हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट के आधार पर चुनाव जीत लिया। देखिए स्वदेश जी, लोकतंत्र और प्रजातंत्र में जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। उसको हम छल और कपट अगर कहेंगे तो वो जनता के जनादेश का अपमान होगा। हम ईवीएम पर ठीक रहना फोड़ें, हम अपने मन के अंदर देखें, तलाश करें और उन चीजों को देखने की कोशिश करें जहां पर ये सेंध लगी है। और कांग्रेस में जिस प्रकार से कमलनाथ जी के सिपह सलारों ने तो ये इससे सहमत होंगे यशपाल जी आप कि आप वशीकरण फेर देते हैं जिससे कांग्रेस के नेता किसी पाश में बंधे चले आते हैं आपके पास? नहीं शरद जी, हम कोई जादू और टोना नहीं करते हैं। हम तो बूथ की बात करते हैं और बूथ की जो हमारी टीम है उसको मजबूत करने का हम काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन शीर्ष से लेकर के शून्य तक और शून्य से लेकर के शीर्ष तक जिस प्रकार से चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, हमारे काम शरद जी वर्ष भर चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी भी 6 नहीं, इससे कोई इनकार नहीं, इससे बिल्कुल यशपाल जी मैं 100% सहमत हूं कि आप एक बहुत अध्ययनशील और बहुत मजबूत होमवर्क की पार्टी हैं, और जो भी इसको इग्नोर करेगा वो गलतफहमी पालेगा। तो निश्चित तौर पर एक तो जनादेश का सम्मान कीजिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आखिर अल्टीमेट निर्णायक रेफरी एम्पायर जनता है। शरद जी, संगठन में अनुशासन सबसे इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल ठीक कहा। सीखना पड़ेगा। जी हाँ, वो हमारे पास है। इतने बड़े लब सी लेंगे, कुछ ना कहेंगे, ये तो बीजेपी इसका मूर्ति मंत्र प्रतीक है
कि कितने नेता हैं, कितने चुपचाप उन्होंने अपने निर्वासन को चुन लिया और एक शब्द नहीं बोला, जिसमें आडवाणी जी से लेके मुरली मनोहर जोशी से लेके प्रकाश जावड़ेकर से लेकर एक लंबी फहरिस्त है कि जो चमकते रहे राजनीति के आकाश पर, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के लिए, पार्टी के अनुशासन के लिए, और यहाँ सिद्धारमैया भी खम ठोक रहे हैं और 70 पार के अनेक नेता हैं। स्वदेश जी, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले ही माननीय कमलनाथ जी ने 1000 बार कहा है कि हमारा सामना होता है भाजपा के संगठन से। मैंने कभी इनकार नहीं किया, माननीय कमलनाथ जी ने कहा है, जो उस तरह से हम भी समझते हैं कि भाजपा का संगठन मजबूत है, हमारी उससे लड़ाई होती है, हमेशा चुनाव उसी से होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय से ऐसी स्थिति बना दी है कि चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, सबका सहारा लेते हैं, सहारा लेकर डराते हैं, धमकाते हैं और उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। कोई कितना ही भ्रष्टाचारी हो जाए, सिंधिया जी है, सिंधिया जी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन प्रभात झा स्वर्गीय, अब वास्तव में नहीं है, वो पानी पी कर कोसते थे, लेकिन जब वो भाजपा में शामिल हो गए वो दूध के धुले हो गए। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करते करते आज ये स्थिति हो चुकी है कि भाजपा का जो देवतुल्य कार्यकर्ता था, देवतुल्य नेता था, वो इनसे दूर जा चुका है। आयत लोगों से पार्टी भर गई है। इसीलिए 400 का पार का नारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय देते रहे, खूब चिल्लाते रहे, लेकिन जनता ने उनको सिर्फ 240 सीटें ही दी। लेकिन अभी भी इकबाल बुलंद है और जब तक इकबाल बुलंद होता है तब तक कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप खामी कहते हैं, निगेटिविटी कहते हैं, वो कैसे अप्लाई होगी। और जनता का निर्णय है ये। जनता के मन में आप लाख कहें, लाख प्रचार आप करते हैं कांग्रेस कि ये तो तोड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन जनता को जो मन भा रहा है वो सिर माथे होता है। कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि उसे विचार के स्तर पर सड़क से सदन तक ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो जनता के मन में फिर एक बार प्रवेश कर सके और उनके मन की पार्टी के तौर पर उभर सके। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का और साथ ही मेरा। नमस्कार।